हेलो नमस्कार साथियों। आरवीडी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके जो बीए फर्स्ट ईयर है, बीएससी बीकॉम सभी के जो है आपके एग्ज़ाम की जो डेट है वो आ चुकी है। इस पर हम वीडियो भी बना चुके हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए अलग से हम वीडियो लेकर के भी आएंगे। उनका जो वर्कशीट है, किस प्रकार से उनका एग्ज़ाम रहेगा, उसके ऊपर हम वीडियो लेकर के जल्द आने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य सब्जेक्ट की। जो भी स्टूडेंट हिंदी साहित्य सब्जेक्ट से हैं उनके लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एग्ज़ाम पैटर्न जो आपका 2024 का न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली क्लास रहने वाली है। वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखना। जो भी स्टूडेंट हिंदी साहित्य के हैं उन तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए, 1 वीक सीरीज की इस पार्ट फर्स्ट के अंदर आप सभी साथियों को स्वागत अभिनंदन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। साथियों, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के मॉडल पेपर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपको 1 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा। मैक्सिमम अंक आपके 60 रहने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 40 रहेगी। बहुविकल्पी प्रश्न है साथियों। आपके जो फर्स्ट यूनिट है उसके हम क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आए हैं। फर्स्ट यूनिट है भारतीय साहित्य परंपरा और आदिकाल, जिसमें भारतीय साहित्य परंपरा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है साथियों उनको लेकर के हम आ चुके हैं। आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यदि आप इन प्रश्नों को देख करके चले जाते हैं तो एग्जाम में निश्चित रूप से आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों। फर्स्ट प्रश्न है कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित सप्त सिंधु प्रदेश के निवासियों की मौखिक साहित्य अभिव्यक्ति किस भाषा में हुई है। तो साथियों, ये जो हुई है आपकी जो वैदिक संस्कृत भाषा के अंदर हुई है। किसमें? वैदिक संस्कृत भाषा के अंदर ये जो है हुई है। यहाँ पर थोड़े बता देते हैं। वैदिक संस्कृत जो भाषा है उसके अंदर ये हुई है। जो भारत के पश्चिमोत्तर भाग है उसके अंदर सप्त सिंधु प्रदेश के जो निवासी हैं उनकी जो मौखिक साहित्य की जो अभिव्यक्ति है वो वैदिक संस्कृत भाषा के अंदर हुई है। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वैदिक साहित्य का विकास कितने चरणों में हुआ है। वैदिक साहित्य का विकास देखा जाए तो साथियों, वैदिक साहित्य का विकास देखा जाए तो आपका 4 चरणों के अंदर पूर्ण हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य के विकास के चरणों में शामिल नहीं है। तो कौन सा चरणों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है वेद साहित्य संहिता, ऑप्शन बी है ब्राह्मण ग्रंथ, और ऑप्शन सी है आरण्यक, ऑप्शन डी है महाभारत, और ऑप्शन ई है प्रयास नहीं किया गया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा महाभारत। इसका है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा महाभारत है साथियों, इसके अंदर शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, वैदिक संहिताओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो असत्य है। असत्य कथन को छांट करके आपको लिखना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि संहिताओं में वैदिक मंत्रों का संग्रह किया गया है। बिल्कुल किया गया है साथियों। और नेक्स्ट है कि इन संहिताओं के 4 प्रमुख रूप है ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। बिल्कुल सही है साथियों, क्रम वाइज यहाँ पर बताया गया है। भारतीय परंपरा में इन संहिताओं को अपौरुषेय कहा गया है। बिल्कुल कहा गया है साथियों, अपौरुषेय कहा गया है। बिल्कुल स्टडी की हुई है साथियों। बिल्कुल थ्योरी की स्टडी करने के बाद ही इन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। निश्चित रहिएगा, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट है कि संहिताओं की भाषा लौकिक संस्कृत है। बिल्कुल है साथियों, संहिताओं की जो भाषा है वो लौकिक संस्कृत है। प्रयास नहीं किया, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, प्रयास नहीं किया इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, वैदिक साहित्य में
ऋत्विज का अर्थ है। ऋत्विज का साथियों जो अर्थ है वो क्या है? क्या वेद मंत्रों की रचना करने वाला है? क्या वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाला है? क्या वैदिक यज्ञ संपन्न कराने वाला है? बिल्कुल साथियों यही होगा, यही राइट ऑप्शन है। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। वैदिक यज्ञ संपन्न कराने वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, वैदिक यज्ञों को संपन्न कराने वाले ऋत्विजों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है साथियों? तो इसके अंदर हो जाएगा वेदज्ञ है वो इसके अंदर है, वो शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? वेदज्ञ इसके अंदर शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, होता ऋत्विज का कार्य था। होता ऋत्विज का जो कार्य था साथियों वो ये था कि यज्ञों में देवताओं का आह्वान करना, यज्ञों में देवताओं का आह्वान करना, ये इनका होता ऋत्विज का प्रमुख कार्य था। यज्ञों को विधिपूर्ण संपन्न कराने वाले ऋत्विज कहलाते थे। तो यज्ञों को विधि पूर्वक संपन्न कराने वाले ऋत्विज है वो आपकी अध्वर्यु कहलाते थे। कौन है? अध्वर्यु ये जो है कहलाते थे। इस प्रकार राइट ऑप्शन भी हो जाएगा आपका। यज्ञ में वैदिक ऋचाओं का सस्वर गान करने वाले कहलाते थे। तो सस्वर जो गान करने वाले थे वो क्या कहलाते थे? वो उद्गाता कहलाते थे। उद्गाता इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्मा ऋत्विज का क्या कार्य था? तो इनका जो कार्य था साथियों वो था यज्ञ का संपूर्ण निरीक्षण करना ताकि कोई त्रुटि यानी कमी न रहे। यानी इनका कार्य था यज्ञ का संपूर्ण निरीक्षण करना जिससे किसी भी प्रकार की कोई जो है कमी नहीं रहे, त्रुटि न रहे। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर साथियों कि ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ से कौन संबंधित है? तो वेदों के दार्शनिक भाग की व्याख्या से, प्रकृति से, वेदों में निहित धर्म की सांगोपांग विवेचन से। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। वेदों में निहित धर्म के सांगोपांग विवेचन से ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित ये विवेचना बिल्कुल सटीक बैठती है। नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, वैदिक ऋषियों ने वन के एकांत में गहन चिंतन के फलस्वरूप जो ग्रंथ लिखे वे कहलाए, वे क्या कहलाए साथियों? तो वे आपके आरण्यक कहलाए। क्या कहलाए हैं? आरण्यक कहलाए हैं। इसका राइट ऑप्शन आरण्यक हो जाएगा। आरण्यकों की विषय वस्तु मूलतः संबंधित है। तो आरण्यकों की जो विषय वस्तु है साथियों वो मूलतः है वो दर्शन से अरण्यों की जो विषय वस्तु है साथियों वो मूलतः दर्शन से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, 14 प्रश्न है कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग किन ग्रंथों को कहा जाता है? तो साथियों वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है वो आपके उपनिषद है, उसको कहा जाता है। उपनिषद को वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है वो अंतिम भाग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इसी कड़ी में साथियों कि उपनिषदों के विषय में असत्य कथन है। असत्य कथन को छांट करके लिखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, उपनिषदों में गुरु शिष्य संवादों के माध्यम से गूढ़ एवं रहस्यमय विचार व्यक्त किए गए हैं। बिल्कुल सही है साथियों ये। नेक्स्ट है, उपनिषदों में जीवन के आनंद की व्याख्या की गई है। बिल्कुल नहीं की गई है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपनिषदों में आत्मा ब्रह्म जगत की दार्शनिक व्याख्या है। बिल्कुल है साथियों। और नेक्स्ट है कि उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है। बिल्कुल है साथियों। और उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। इस प्रकार से आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इससे असत्य कथन पूछा है, असत्य कथन भी राइट हो जाएगा साथियों। 16 नंबर प्रश्न है साथियों, 16 नंबर प्रश्न है, मूल वैदिक साहित्य को समझाने तथा उनका उपयोग बताने के लिए किन ग्रंथों की रचना की गई है साथियों? तो इनके लिए है वो आपके
वेदांग की जो रचना है वो की गई है। नेक्स्ट है वेदांग कितने हैं। वेदांग साथियों आपके 6 है, 6 वेदांग माने गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वेदांगों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है यानी असत्य कथन को छांट करके लिखना है। यहाँ पर ऑप्शन ए है वैदिक साहित्य की मूल विषय वस्तु को समझाने के लिए वेदांगों की रचना की गई है, बिल्कुल की गई है साथियों। नेक्स्ट है वेदांगों में गुरुकुलों की शिक्षा प्रणाली का विस्तृत वर्णन है, बिल्कुल नहीं है साथियों। नेक्स्ट है वेदांगों की संख्या 6 है, बिल्कुल अभी पढ़ करके आए हैं। शिक्षा कल्प छंद निरुक्त व्याकरण ज्योतिष नामक 6 वेदांग है, ये जो हमने पढ़ लिए हैं। वेदांग सूत्रात्मक है, बिल्कुल है साथियों। इसका राइट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों विश्व का सबसे प्राचीनतम व्यवस्थित ग्रंथ कौन सा है। विश्व का सबसे प्राचीनतम और व्यवस्थित ग्रंथ की यदि बात करें तो ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम और सुव्यवस्थित ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है कि सूक्त है। सूक्त क्या है साथियों, तो यहाँ पर दिया गया है क्या ऋचाएँ हैं, क्या ऋचाओं का संग्रह है। और आगे देखें क्या वेद है या वेदांग है या कर्मकांड संबंधी ग्रंथ है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ऋचाओं का संग्रह है वो सूक्त है। ऋचाओं का संग्रह सूक्त है साथियों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ऋग्वेद के विषय में असत्य कथन छांटिए। असत्य कथन छांटना है ऋग्वेद के विषय में। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, बिल्कुल है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 10,580 ऋचाएँ हैं, बिल्कुल है। और ऋग्वेद में सप्तमंडल की ऋचाएँ प्राचीनतम है, बिल्कुल है साथियों। ऋग्वेद के सूक्तों में प्रमुखतः इंद्र और अग्नि देवताओं की प्रार्थना है, बिल्कुल है साथियों। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि ऋग्वेद का प्रथम और दसम मंडल लघु आकार का है, बिल्कुल नहीं है साथियों। इस प्रकार राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है साथियों कि ऋग्वेद का पुरुष सूक्त किससे संबंधित है साथियों, तो यह संबंधित है आपके सृष्टि के उद्भव की प्रक्रिया से। सृष्टि के उद्भव की प्रक्रिया से यह साथियों संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि ऋग्वेद में निहित संवाद सूक्त है। संवाद सूक्त है साथियों, तो इसका राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा, यानी उर्वशी संवाद और यमी संवाद, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है साथियों किस वेद में अध्वर्यु द्वारा प्रयुक्त मंत्रों का संग्रह है, तो इसके अंदर है यजुर्वेद के अंदर है यह संग्रह। किसके अंदर है, यजुर्वेद के अंदर यह संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यजुर्वेद के विषय में असंगत कथन छांटना है। असंगत कथन कौन सा है, तो ऑप्शन ए यजुर्वेद एक अनुष्ठान विषयक संहिता है। नेक्स्ट है कि यजुर्वेद के 2 रूप है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और ऑप्शन सी है इसमें यज्ञ में अध्वर्यु द्वारा प्रयुक्त मंत्रों का संग्रह है। और डी है कि इसकी प्रामाणिकता पर विद्वानों ने संदेह व्यक्त किया है, बिल्कुल नहीं किया है। इस प्रकार राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों रुद्राध्याय और विश्व संकल्प की प्रार्थना किस वेद का अंग है, तो ये आपके हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद का अंग है। नेक्स्ट है कि गद्य का प्राचीनतम रूप किस में दृष्टिगत होता है, तो ये आपका किस में दृष्टिगत होता है, यजुर्वेद के अंदर ये दृष्टिगत होता है। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों ईशावास्योपनिषद किस वेद का परिवर्तित रूप है, तो क्या कृष्ण यजुर्वेद का है, क्या शुक्ल यजुर्वेद का है, या ऋग्वेद का है, या फिर सामवेद का, या अथर्ववेद का, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये शुक्ल यजुर्वेद का है। किसका है, ये हो जाएगा आपका शुक्ल यजुर्वेद का जो है परिवर्तित रूप है। नेक्स्ट है सामवेद में किस प्रकार की ऋचाएँ संकलित है, तो सामवेद के अंदर साथियों यज्ञों के समय उद्गाता द्वारा उचित स्वर में गाए जाने वाले मंत्रों से संबंधित ये ऋचाएँ हैं वो संकलित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों
कि सामवेद के कितने भाग है, तो सामवेद के 2 भाग है साथियों। और नेक्स्ट है सामवेद में कौन सा गान नहीं है, कौन सा गान नहीं है साथियों, तो इसके अंदर ग्राह्य नहीं है, ग्राह्य गान नहीं है। नेक्स्ट है साथियों कि सामवेद से संबंधित असंगत कथन को छांटना है। असंगत कथन कौन सा है सामवेद से संबंधित है, तो ऑप्शन ए है ये यज्ञों में समय उद्गाता द्वारा गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है, बिल्कुल है साथियों। और सी है कि सामवेद छंदोबद्ध है, बिल्कुल है। इसमें इसके 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। और नेक्स्ट है पूर्णार्चिक और उत्तरार्चिक सामवेद के 2 भाग है, बिल्कुल है। और इसमें यज्ञ की विधि का विस्तृत वर्णन है, नहीं है साथियों, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों कि किस वेद से भारतीय संगीत का उद्भव माना गया है, तो किस वेद से भारतीय संगीत का उद्भव माना गया है, तो वो माना गया है साथियों सामवेद से। और किस वेद को वेदत्रयी में शामिल नहीं किया जाता, तो वो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 35 है साथियों वैदिक परंपरा में किस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है साथियों अथर्ववेद के विषय में सत्य कथन कौन सा है, सत्य कथन को आपको छांट करके बताना है अथर्ववेद के संबंध में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कि अथर्ववेद में जीवन के विविध विषयों विश्वास, वारण, उच्चारण, अविचार, अध्यात्म आदि विषयों का वर्णन है, बिल्कुल है साथियों। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मा नामक ऋत्विज के उपयोग के लिए है। अथर्ववेद में 128 सूक्त तथा 10 मंडल है, बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अथर्ववेद में कुल 5849 मंत्र है, बिल्कुल है साथियों, बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। और अथर्ववेद को कुल 20 अध्यायों में विभक्त किया गया, ये भी है, इस प्रकार राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है अथर्वांडिंगरस वेद किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अथर्ववेद को, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 38वां निम्नलिखित में से 38वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वेद में विषय वैविध्य दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है अथर्ववेद के अंदर, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 39वां अथर्ववेद का 12वें कांड का भाग है, तो 12वें कांड का भाग है साथियों भूमि सूक्त। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 है साथियों, प्रश्न संख्या 40 है कि ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है साथियों वेदों की व्याख्या से ब्राह्मण ग्रंथ है। निम्नलिखित वेदों और उनके ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित असंगत विकल्प है, तो ऋग्वेद शतपथ ब्राह्मण बिल्कुल नहीं है, गलत हो जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद माध्य निंद और कणव शतपथ से संबंधित है, बिल्कुल है। कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण से है, सामवेद तांडे तथा जैमिनीय ब्राह्मण से, अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 42 है ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है, तो वो है आपका साथियों शतपथ ब्राह्मण, ये सबसे बड़ा ग्रंथ है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद। बृहदारण्यक प्रश्न संख्या 43 है बृहदारण्यक उपनिषद किस ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, तो वो है आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। प्रश्न संख्या 44 है साथियों कि ब्राह्मण ग्रंथ को विषय वस्तु में शामिल है, ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु में शामिल है, ऑप्शन दिए गए हैं राजनीति, सामाजिक, दार्शनिक, धार्मिक विषय क्या है, ऑप्शन बी है सृष्टि से संबंधित पौराणिक कथाएं, ऑप्शन सी है वर्णाश्रम, धर्म, स्त्री महिला, अतिथि सत्कार, ऑप्शन डी है सदाचार, यज्ञ का महत्व, अन्य सांस्कृतिक महत्व, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये जितने भी है वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल है। प्रश्न संख्या 45 है कि वर्तमान में कितने आरण्यक उपलब्ध है, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसी के अनुसार हो जाएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 आरण्यक उपनिषद है साथियों। और ऑप्शन
प्रश्न संख्या 46 है साथियों, निम्नलिखित में से आरण्यकों के विषय में असंगत कथन है, संगत कथन को छांटना है। असंगत कथन यहाँ पर है कि उपनिषदों का ही दूसरा नाम आरण्यक है, बिल्कुल नहीं है, ये राइट नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये जितने भी दिए गए हैं आप पढ़ लेना, ये सारे के सारे बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट यहाँ पर है, वैदिक साहित्य में किन ग्रंथों को वेदांत कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका बी, उपनिषदों को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 48 है, प्राचीन उपनिषदों की संख्या है। प्राचीन उपनिषदों की संख्या साथियों 14 है। प्राचीन उपनिषदों की संख्या पूछी है यहाँ पर, तो वो हो जाएगी 13 साथियों, 13 होगी, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, उपनिषदों के विषय में असंगत कथन छांटिए। असंगत कथन साथियों डी हो जाएगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। वादरायण ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये जितने भी है आप अच्छे प्रकार से रीड कर लेना, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 50 है, यम नचिकेता संवाद के माध्यम से किस उपनिषद में आत्मा के स्वरूप को समझाया गया है? तो वो समझाया गया है साथियों कठोपनिषद में समझाया गया है। जनक याज्ञवल्क्य शास्त्रार्थ, मैत्रेय गार्गी शास्त्रार्थ की कथा वर्णित है, वो है बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर। प्रश्न संख्या 52 है साथियों, निम्नलिखित वेदांगों को उनकी विषय वस्तु के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये आपको सुमेलित करना है साथियों। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बिल्कुल हम बता रहे हैं आपको ए जो ऑप्शन है साथियों शिक्षा है, वो आपके वैदिक उच्चारण विज्ञान से संबंधित है। शिक्षा वैदिक उच्चारण विज्ञान से संबंधित होगी। और आपका बी जो ऑप्शन है साथियों कल्प, वो यज्ञ विषयक विधान से संबंधित होगा। और ऑप्शन सी जो है साथियों वो आपका निरुक्त है, वो वैदिक शब्दों के व्यवस्थित अर्थ से संबंधित होगा। ऑप्शन डी साथियों आपका जो व्याकरण है वो प्रकृति प्रत्यय पदों की व्युत्पत्ति से संबंधित होगा। और ऑप्शन आपका जो ई है साथियों, ऑप्शन ई आपका हो जाएगा जो पद वेद मंत्रों का सही उच्चारण उससे। और ऑप्शन आपका जो एफ है वो आपका ऑप्शन एफ हो जाएगा, यज्ञों का काल निर्धारण। इस प्रकार से ये पूरे आपके बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे। इसी के साथ हमारी क्लास जो है वो पूरी होती है। आशा करते हैं आपने एंड तक इस क्लास को देखा है, तो आपको अच्छे प्रकार से जो है ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियोस को तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।